नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रकाश श्रीवास्तव है। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गुरु घंटाल में। दोस्तों, स्क्रीन पर आप लोगों को द स्टेट्समैन की एक हेडिंग नजर आ रही है। लोकसभा वोट्स प्रिवी पर्सेस बिल। लोकसभा ने प्रिवी पर्सेस बिल के लिए वोट किया है। आज हम प्रिवी पर्स के बारे में ही बात करेंगे कि ये प्रिवी पर्स था क्यों, क्या था, इसको क्यों खत्म किया गया इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा, एंड उसके बाद क्या क्या कॉन्ट्रडिक्शन हुई। निकल पड़ते हैं आज के सफर पर। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। गुरु घंटाल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। प्रिवी पर्स। When India was about to get independent in 1947, there was contradictions among the former rulers of Indian state whether to join Indian Union, Pakistan or to remain independent. देखिए, ये कहानी उस दौर की है। हिंदुस्तान बस आजाद होने ही वाला था और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 हिंदुस्तान में आ चुका था। उसमें एक क्लॉज था। इस क्लॉज के कारण काफी ज्यादा कॉन्ट्राडिक्शन हुआ। ये जितने भी राजे रजवाड़े हैं उनके सामने एक शर्त रखी गई कि या तो वो हिंदुस्तान के साथ जुड़ सकते हैं या तो वो पाकिस्तान के साथ जुड़ सकते हैं, और तीसरा ऑप्शन ये भी रखा गया कि अगर वो चाहें तो एज एन इंडिपेंडेंट मुल्क भी रह सकते हैं। देयर लाइट the hope of independence on the laps of the paramountcy of the British crown। देखिए, कहीं ना कहीं जितने भी राजे रजवाड़े थे, चाहे भोपाल हो, हैदराबाद हो, जम्मू कश्मीर हो, वो सब के सब पैरामाउंसी में रहते थे अंग्रेजों के। भले वो राजा थे मगर अंग्रेज ही इस देश के कर्ता धर्ता थे 1947 तक। तो अंग्रेजों ने कहा कि लैप्स ऑफ पैरामाउंसी के तहत जो हिंदुस्तान के साथ जाना चाहता है वो हिंदुस्तान के साथ जाए, जो पाकिस्तान के साथ जाना चाहता है पाकिस्तान के साथ जाए, जिसको आजाद रहना है वो आजाद रह सकता है। तो देखिए आगे कहानी क्या है। तो उस वक्त के जो होम मिनिस्टर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके सेक्रेटरी वीपी मेनन, इन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था इन राजे रजवाड़ों को मनाकर हिंदुस्तान में शामिल करवाने के लिए। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी क्यों बनाई गई सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर? क्योंकि अगर आज अखंड भारत का सपना पूरा हुआ है, अगर आज हिंदुस्तान का नक्शा आप देखते हैं ना, तो ये नक्शा सिर्फ और सिर्फ सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके सेक्रेटरी वीपी मेनन के कारण ही पॉसिबल हो पाया। उन्होंने जितने भी राजे रजवाड़े थे उनको पहले भापा। पहले इन दोनों लोगों ने ये जानना चाहा कि ये जो राजे रजवाड़े हैं, इनके राजाओं के, इनके निजामों के दिमाग में चल क्या रहा है। अगर हिंदुस्तान की तरफ आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अगर पाकिस्तान की तरफ जा रहे हैं या इंडिपेंडेंट रहने के बारे में सोच रहे हैं तो कुछ भी करना होगा, साम दाम दंड भेद, मगर इन्हें हिंदुस्तान में मिलाना पड़ेगा, वरना हिंदुस्तान का नक्शा ऐसा हो नहीं पाएगा। बिकॉज कई सारे राजे रजवाड़े ऐसे थे जो हिंदुस्तान के साथ शामिल होना नहीं चाहते थे। जूनागढ़, हैदराबाद, मणिपुर, जम्मू कश्मीर। तो होता क्या है कि मैंने बोला ना, साम दाम, तो दाम की बारी आती है। जो होम मिनिस्टर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके सेक्रेटरी वीपी मेनन played a big role in persuading the princely states to join Indian Union, and in the process an agreement was reached with respect to grant of an annual fees to the ruler of the Indian state or successor of such ruler recognized by the president। तो इन दोनों लोगों ने राजे रजवाड़ों के सामने एक शर्त रखी कि अगर आप हिंदुस्तान के साथ जुड़ेंगे तो हम आपको सालाना एक फीस देंगे। मतलब एक तरह का पेंशन वगैरह जिस तरह देते नहीं है रिटायरमेंट के बाद, तो आपको हिंदुस्तान के साथ जुड़ने पर एनुअल फीस दी जाएगी।
और आपके बाद आपका जो सक्सेसर बनेगा, मतलब आपके बाद जो इस राजवंश को आगे लेकर जाएगा, उसको ये फी दी जाएगी, मतलब हर साल आपको ये फी मिलेगी। तो ये पूरा का पूरा ये जो ग्रांट था, ये जो एनुअल फीस थी, इसे ही प्रिवी पर्स कहा गया। प्रिवी पर्स, प्रिंसेस का, प्रिंसली स्टेट का पर्स। और इसी प्रिवी पर्स को इंदिरा गांधी ने 1971 के इलेक्शन में के बाद खत्म कर दिया। अच्छा, प्रिवी पर्स की जरूरत क्यों थी, क्यों ऐसी शर्त रखी गई सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके सेक्रेटरी वीपी मेनन के द्वारा? देखिए, when the British Crown partitioned India and granted independence to the new dominion of India and Pakistan, more than a third of the subcontinent was still covered by princely states, with rulers whose position and status within the Indian Empire had varied. देखिए, जब अंग्रेजों ने हिंदुस्तान का बंटवारा किया, हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो डोमिनियन बने। आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि ये जो पूरा का पूरा हिंदुस्तान है ना, ये कई सारे राज्य रजवाड़ों का एक समूह था। पहली बात तो ये इंडिया था ही नहीं। ब्रिटिश इंडिया कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट। पहला, प्रोविंसेस लाइक यूपी, बंगाल, सेंट्रल प्रोविंसेस जिसको एमपी कहते हैं, और अगल बगल ये छोटे 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 565 राज्य रजवाड़े थे। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, भोपाल। और इनके जो रूलर्स थे, मतलब इन छोटे 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 प्रिंसली स्टेट्स के जो रूलर थे, उनकी पोजीशन और उनका स्टेटस इंडियन एम्पायर में वेरी करता था। मतलब कोई थोड़ा बड़ा था, कोई थोड़ा छोटा था। जैसे कि हैदराबाद का निजाम, हैदराबाद सबसे बड़ा प्रिंसली स्टेट था, सबसे अमीर प्रिंसली स्टेट था। उसका निजाम तो भाई टाइम्स मैगजीन में उनकी फोटो आती थी। तो 1947 में जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो करीब करीब 565 ऐसे राज्य रजवाड़े थे जिनके ऊपर अंग्रेज जो ब्रिटिश क्राउन है उनकी सुजेरिटी थी, लेकिन सोवेरिटी नहीं थी। And in 1947, princely state numbering 555 covered 48% of the area of pre-independent India and constituted 28% of its population. पहली बात, आप इसको 565 कर लीजिए कि 1947 में करीब करीब 565 रजवाड़े अगर आप मिला दें तो हिंदुस्तान का 40% एरिया जो आज का है वो राज्य रजवाड़ों का था, और 28% पॉपुलेशन हिंदुस्तान की इन्हीं रियासतों में थी। ठीक है, आगे बताता हूं। By the Indian Independence Act 1947, the Crown abandoned its suzerainty, leaving the rulers of the state free to choose to accede either to India or Pakistan or to remain fully independent. और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के आने के बाद अंग्रेजों ने अपना हाथ प्रिंसली स्टेट्स के ऊपर से हटा दिया और कहा कि तुम आजाद हो, हिंदुस्तान के साथ जाना है हिंदुस्तान के साथ जाओ, पाकिस्तान के साथ जाना है पाकिस्तान के साथ जाओ, आजाद रहना चाहते हो आजाद रहो। तो प्रिंसली स्टेट्स को ऑप्शन मिल गया। कई सारे most of the states had been so dependent on the government of India that they had little choice but accession. कई सारे राज्य रजवाड़े तो हिंदुस्तान की हुकूमत के ऊपर इतना ज्यादा डिपेंडेंट थे कि उन्होंने न सेकंड ऑप्शन के बारे में सोचा, न थर्ड ऑप्शन के बारे में सोचा, न पाकिस्तान के साथ जाएंगे और ना ही इंडिपेंडेंट रहेंगे। By the eve of the independence, only a few states held out for complete independence after the British left India. कुछ लेकिन राज्य रजवाड़े ऐसे भी थे जिन्होंने हिंदुस्तान के साथ जुड़ने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई हम इंडिपेंडेंट रहेंगे। लाइक जैसा कि मैंने बताया, त्रावणकोर, भोपाल, जोधपुर। लेकिन इनको भी डिप्लोमेटिक तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके सेक्रेटरी वीपी मेनन ने मना लिया, और 15 अगस्त 1947 से पहले पहले इन लोगों ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन कर दिया। मगर कुछ राज्य रजवाड़े ऐसे भी थे जिनको
मनाने के लिए दाम दंड भेद तीनों लगा। जैसे हैदराबाद को हिंदुस्तान में मिलाने के लिए ऑपरेशन पोलो करवाया गया। जम्मू कश्मीर का मुद्दा तो अभी भी आपको पता ही है। फिलहाल लास्ट ईयर 2019 सॉरी आर्टिकल 370 हटा है। जूनागढ़ को मिलाने के लिए भी काफी सारा बवाल हुआ। तो इन कंसिडरेशन ऑफ सच प्रिंसली स्टेट साइनिंग द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, तो जो प्रिंसली स्टेट इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन कर रहे थे, उनको भारत सरकार की तरफ से एक ग्रांट दिया जा रहा था, जिसको प्रिवी पर्स कहते हैं, कि आपके राज्य रजवाड़ों को, आपकी रियासत को इतने पैसे मिलेंगे हर साल, और देन देयर आफ्टर आपके जो भी सक्सेसर होंगे उनको दिया जाएगा। अब हिंदुस्तान आजाद हो चुका था, गरीबी चरम सीमा पर थी, अनएम्प्लॉयमेंट चरम सीमा पर था, मॉनसून फेलियर, क्रॉप फेलियर, ये सब बड़े आम बात थे। हिंदुस्तान की इकोनॉमिक स्ट्रेन काफी ज्यादा बढ़ गई थी। तो कई सारे सवाल उठने लगे प्रिवी पर्स पर। सबसे पहला सवाल ये उठा, द पेमेंट ऑफ प्रिवी पर्स वर मेड टू द फॉर्मर रूलर्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 291 and Article 368. However, it was often questioned as a relic of the colonial past. हिंदुस्तान के संविधान के आर्टिकल 291, आर्टिकल 291 और आर्टिकल 362 के अंदर ही प्रिवी पर्स को लागू किया गया, और हर साल इसी आर्टिकल के तहत राज्य रजवाड़ों को साल भर में पैसे दिए जाते थे। कुछ फिक्स अमाउंट ऑफ मनी कर दी गई थी अकॉर्डिंग टू देयर साइज। लेकिन एक सवाल उठा कि आजाद भारत में क्या इसकी जरूरत है? क्या आजाद भारत में इसकी जरूरत है? क्योंकि ये तो कॉलोनियल पास्ट है ना, ये तो अंग्रेजों के दौर में था, तो जरूरी है क्या? प्रिवी पर्स conferred special status to ruling class which continue the British practice of ruler and rule. देखिए, जिन राज्य रजवाड़ों को, भाई सारे के सारे राज्य रजवाड़ों को प्रिवी पर्स दिया गया, इनके काम करने का तरीका अभी भी अंग्रेजों की तरह ही था। जिस तरह अंग्रेज अपने हिंदुस्तानियों को ट्रीट करते थे, हिंदुस्तानियों पर हुकूमत करते थे, प्रिवी पर्स मिलने के साथ साथ इन राज्य रजवाड़ों का हिंदुस्तान की आजादी के बाद भी रूल करने का तरीका नहीं बदला। और कहीं ना कहीं भारत के संविधान में जो इक्वालिटी है और इगैलिटेरियनिज्म है, उसके खिलाफ ये बातें हो रही थी। और तीसरी चीज, जैसा कि मैंने बताया, आजाद भारत में इतनी गरीबी थी, अनएम्प्लॉयमेंट था, क्रॉप फेलियर, हंगर, सिक्योरिटी चैलेंजेस, कि प्रिवी पर्स बर्डन लगने लगा कि सरकार के पास पैसा हो या ना हो, आपको देना पड़ेगा पैसा, क्योंकि आपने ये शर्त रखी थी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करवाते वक्त अंडर आर्टिकल 291 एंड आर्टिकल 362। इवन दैट इंडिया के जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो इस प्रिवी पर्स के फेवर में बिल्कुल नहीं थे, बट हैड टू accede considering a long term bargain for their accession to Indian Union. उन्होंने कहा कि यार मैं इन सब प्रिवी पर्स के फेवर में नहीं हूं, एक काम करो, इनको बुलाओ, एक ही बार में लॉन्ग टर्म बार्गेन करो कि क्या लेंगे ये हिंदुस्तान में रहने का, हिंदुस्तान से जुड़ने का, हिंदुस्तान से जुड़े रहने का, और बात खत्म करो। हर साल का ना ये नाटक बंद करो। बहुत ज्यादा देश पर इसका इकोनॉमिक बर्डन आ रहा है। आगे देखते हैं। देखिए, इकोनॉमिक बर्डन एक बहुत बड़ा कारण था प्रिवी पर्स को एबोलिश करने का। द सर्कमस्टांसेस इन विच प्रिवी पर्स वाज एबोलिश्ड। देखिए, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी सत्ता में आई दूसरी बार 1971 में, उन्होंने वैसे 1970 में ही इसको एबोलिश करने की कोशिश की। लोकसभा में मेजॉरिटी मिल गई, क्योंकि 1967 का इलेक्शन हिंदुस्तान का चौथा इलेक्शन था। मगर कांग्रेस के लिए ये एक तरह का पॉलिटिकल अर्थक्वेक साबित हुआ, क्योंकि कांग्रेस को उतनी ज्यादा सीटें नहीं मिली जितनी पंडित जवाहरलाल नेहरू के दौर में मिलती थी। तो
इंदिरा गांधी 1970 में ही इस प्रिवी पर्स को खत्म करना चाहती थी। उन्होंने एक बिल भी पास, मतलब एक बिल वो लेकर आई लोकसभा में। लोकसभा में वो बिल पास हो गया, लेकिन राज्यसभा में वो बिल आपका शॉट डाउन हो गया। उसके बाद एक ऑर्डिनेंस पास किया गया, लेकिन इसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा शट डाउन कर दिया गया, क्योंकि पीवी पर्स खत्म करना उस दौर में बहुत जरूरी हो गया था। ड्यूरिंग 1971 तो ये बहुत जरूरी था, बिकॉज इंडिया तीसरा वॉर लड़ रहा था अपना, आई थिंक चौथा वॉर, या 1947 में हम वॉर लड़े, 1962, 65, 71। और वॉर लड़ना कोई बच्चों का या गुड्डा गुड़ियों का खेल नहीं होता है। बड़ा प्रेशर पड़ता है, खासकर हिंदुस्तान जैसे मुल्क पर, जो कि डेवलपिंग, मतलब धीरे धीरे डेवलपमेंट की तरफ जा रहा था। इंदिरा गांधी ने 1970 में कोशिश की। 1971 में जब इंदिरा गांधी इलेक्शन की कैंपेनिंग कर रही थी, तो इंदिरा गांधी ने इसको एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया। उन्होंने इसी को हथियार बनाया अपने 1971 के इलेक्शन की कैंपेनिंग का। 3 मुद्दे थे जिस कारण की वजह से इंदिरा गांधी को मैसिव विक्ट्री मिली 1971 के इलेक्शन में। एंड उनको अपने फादर की तरह ही 352 सीट्स मिले, मतलब मोर देन 350 सीट्स। पहला, प्रिवी पर्स एबोलिश कर दूंगी अगर अगली बार मेरी सरकार आई, मतलब 1971 में अगर मैं जीती। दूसरा, गरीबी हटाओ आंदोलन, जिसने इंदिरा गांधी को गरीबों से, डिप्रेस क्लासेस से जोड़ा। और तीसरा, इंदिरा गांधी ने जब डिसीजन लिया कि पाकिस्तान को हराकर पाकिस्तान के 2 टुकड़े करूंगी, इस चीज ने इंदिरा गांधी को बहुत मैसिव रिकॉग्निशन दिलाई पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में। बिकॉज उस दौर में हिंदुस्तान में औरतों का घर से निकलना भी अपने पति और अपने पति भाई और बाप से पूछकर होता था। एंड अ लेडी जिन्होंने पाकिस्तान के एक मुल्क के 2 टुकड़े कर दिए। अपोजिशन पार्टी भी इंदिरा गांधी के इस एक्ट की कायल हो गई, इसीलिए इंदिरा गांधी को आयरन लेडी कहा जाता है ना। तो भाई 1971 का इलेक्शन हुआ, इंदिरा गांधी मैसिव विक्ट्री लेकर आई, और इंदिरा गांधी ने 26th अमेंडमेंट पास करवा के इस बार छक्का मारा और प्रिवी पर्स खत्म कर दिया। प्रिवी पर्स इंदिरा गांधी ने खत्म कर दिया इस बार। और 26th अमेंडमेंट एक्ट में एक आर्टिकल ऐड किया गया भारत के संविधान में, आर्टिकल 363A, जिसने ना सिर्फ राज्य रजवाड़ों को मिलने वाला ग्रांट खत्म किया, इसके अलावा एबोलिश पर्स का, सॉरी प्रिवी पर्स का नामो निशान खत्म हो गया हिंदुस्तान की राजनीति से। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर प्रिवी पर्स अभी तक चलता ना, तो देश के लोगों के लिए बहुत ज्यादा, मतलब इकोनॉमिक स्ट्रेन काफी ज्यादा हो जाता। और भारत के संविधान में इक्वालिटी की बात की गई थी, तो फिर इन राज्य रजवाड़ों को क्यों मिले? अब ये अंग्रेजों का दौर नहीं है, ये कॉलोनियल पास्ट नहीं है, ये आजाद भारत। उम्मीद है मेरे द्वारा एक्सप्लेन किया गया प्रिवी पर्स आप लोगों के समझ में आया होगा, क्यों प्रिवी पर्स को खत्म किया गया, कारण क्या थे। गुरु घंटाल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपना प्यार दीजिए, और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिए। थैंक यू, विश यू वेरी गुड लक, बी हेल्दी, बी सेफ।